नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर है। इसमें आपको पता है कि ये 10 मार्क्स को ये पेपर होने वाला है, क्लास 10th का मैथ का पेपर। इसमें 16 एमसीक्यू आएंगे आपको, मतलब 16 मार्क्स के। तो मैंने यहाँ पे 5 पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 16 वो लिए। तो 16 गुना 5 यानी 16 इंटू 5 80 होता है। तो 80 क्वेश्चन ये रहेंगे। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए, इन्हीं में से 80 क्वेश्चन में से। और जो नहीं आएंगे उनको भी आप सॉल्व कर लोगे इजीली, क्योंकि आपको मेथड पता लग जाएगा। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर पूरी वीडियो देखते हो आप तो आपकी बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके 16 में से पूरे 16 नंबर आए, 16 मार्क्स आ जाए आपके एमसीक्यू में। ठीक है, मतलब एक भी गलत ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 विल बी। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें या एचसीएफ पूछा जाएगा या एलसीएम पूछा जाएगा। तो आपकी जो बुक है उसमें पहली एक्सरसाइज है, उसमें एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के। तो आप उनको देख लीजिए कि कैसे वो सॉल्व करें, उनमें से पूछ जाएगा एक एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 510 और 92 का एलसीएम पूछा है यहाँ पे। तो 510 का देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले किए क्योंकि इसमें टाइम लग जाना था। तो यहाँ पे वीडियो में तो देखो 92 के ये हो गया, यहाँ पे ये कर दिया मैंने। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 510 के 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 92 के है 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम में आपको पता है क्या किया जाता है, सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, एचसीएम में देखते हैं हम कॉमन, जैसे 2 था यहाँ पे कॉमन, इसका ये यहाँ पे 2 कॉमन है। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, मतलब सबसे छोटी घात कहाँ पे होनी थी, यहाँ पे होनी थी। देखो 2 की पावर 1, यहाँ पे कितनी होनी थी 2 की, यहाँ पे कितनी होनी थी 2 की घात, देखो ऐसा होना था ना। यहाँ पे है हाईएस्ट 2 की घात 2, यहाँ पे है 1। तो लोएस्ट वाला लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला 2 लेना था हमने। ये होता है कॉमन, देखते हैं हम एचसीएम में, उसमें भी लोएस्ट। और एलसीएम में हम सारी नंबर देखते हैं और वो हाईएस्ट पावर। तो जैसे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 92 में, यहाँ पे देखो आगे 2 की हाईएस्ट पावर, इसलिए मैंने ये वाला लिया 2। तो अब ये वाला लेंगे ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद 5 ये लिख दिया, देखो 3, 17 और 23। बाकी में तो पता है 1 ही है सब में पावर। तो इसमें हाईएस्ट देखो, चाहे आप लोएस्ट, हाईएस्ट भी 1 ही है, लोएस्ट भी 1 ही है। ठीक है, तो एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा आंसर, वो कर लिया आपने मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बेटा इसमें जो एमसीक्यू में आएंगे ना एलसीएम और एचसीएफ, तो इसको तो आप अपने दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो आपने 6th 7th में जैसे भी आपने सीखा है आसान वाला तरीका, वो भी आप कर सकते हो। ये वाला जो मेथड बताया ना, ये 10th क्लास में मेथड है। अगर क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करने को 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, पर एमसीक्यू में ही आएगा ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तो आप कैसे तरीके से कर सकते हो, आंसर तो निकालना है इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेशनल नंबर ऑफ 0.15 इज। तो 0.5 का हमारे को रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या बतानी है। तो 0.15 देखो, ये इसका रेशनल नंबर निकालने के लिए आप इसका डेसिमल खत्म कर दो, कितना आ जाएगा 15/100। देखो डेसिमल खत्म किया ये फिर इसको काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो 3/20 आ गया। देखो 3/20 यहाँ पे है ऑप्शन 3/20। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 5 = 0। तो देखो आपको पता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जब आप करते हो तो उसमें आप डी भी निकालते हो। देखो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन होता है एक, उसमें डी भी निकाल सकते हो आप। डी आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जाएंगे, आपने इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 2x² - 6x + 5 ये है। तो इसमें डी निकालने के लिए देखो आपको पता है कि डी कैसे निकालते हैं हम, b² - 4ac, ये फॉर्मूला डी निकालने का। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पे, b यहाँ हमारे पास x के साथ क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 4ac भी है, -4ac। a कितना है 2 है और c कितना है 5 है। तो -6 का स्क्वायर कितना हुआ 6 6 जा 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर बेटा 6 × 6, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 × 2 8, 8 × 5 40।
माइनस का। तो 36 माइनस 40 कितना हुआ, 40 माइनस 36 4, साइड में बढ़ेगा 7 है माइनस का, तो -4 यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ पी ए इज इक्वल टू 0.04 देन वैल्यू ऑफ पी नॉट है। मतलब हमारे को इसमें प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.04 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। मतलब हमारे को इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, किस चीज के होने की संभावना है 0.04, ना होने की संभावना निकालनी है हमारे को। तो ना होने की संभावना निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला ये है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ इस चैप्टर के आपके फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है किस चीज के ना होने की और किस चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1। तो अब इन्होंने होने की दी है पॉसिबिलिटी, कितनी दी है इन्होंने होने की पॉसिबिलिटी, ये है हमारे पास 0.04। ठीक है, तो ना होने की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.04। तो 1 से आप 0.04 माइनस करोगे बेटा, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये 0.96 आ जाएगा। तो 0.96 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ। देखो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ये होती है। ठीक है, आपको पता है कि हम डी निकालते हैं, जब डी निकालते हैं हम तो तीन ही कंडीशन आती है कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े आने का मतलब है कि डी आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, जो ये आंसर आता है डी। तब क्या आते हैं, जो रूट्स आते हैं वो रियल रूट्स होते हैं, मतलब वो अलग अलग उनकी वैल्यू होती। ये ऐसा हो सकता है कि एक 4 हो, एक 3 हो, एक -4 हो, एक -3 हो, या एक -4 हो, एक 2 हो। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर डी 0 के बराबर आता है तो जो लास्ट में जो वैल्यू आती है एक्स की वो बराबर आती है दोनों। ठीक है, 1 1 ही आएगा, -1 ही आएगा, 2 2 ही आएगा। ठीक है, अगर डी जो है, देखो डी अगर 0 से छोटा आया, ऐसे देखो 0 से छोटा आया तो क्या होगा, जो ये डी जैसे यहाँ पे देखो डी 0 से छोटा है, यहाँ पे -4 है ना आया हुआ, इसके बाद सॉल्व नहीं किया जाता। अगर अब 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो क्या होगा कि हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब उसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके शून्य का निकाल नहीं सकते हम। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी हुई, नो रियल रूट्स, मतलब इसके कोई भी शून्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में होता है डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा होता है। देखो डी की जगह पे आप ये नहीं करते फॉर्मूला यूज, देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटा आ गया डी तो उसके बाद हम सॉल्व नहीं करते, मतलब तब बनती है ऐसी कंडीशन, नो रियल रूट्स तब होते जब डी जो है वो 0 से छोटा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ढंग से समझ ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय। तो nth टर्म जो होती है एपी की वो कैसे होती है, देखो ए एन ना, ये ऐसे होना है, ये ए एन। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू डैश प्लस एन माइनस 1d। तो फिर चैप्टर से आपको SEMCQ पूछ जाएंगे, फॉर्मूला ही पूछ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये आपको पता है। तो ए एन वाला फॉर्मूला भी याद कर ले और एस एन वाला भी, एस एन वाले दोनों फॉर्मूला दोनों को समझ ले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका तो हो जाएगा ए हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए। नेक्स्ट है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू। तो इसको देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। तो इसमें देखिए 1 टेंजेंट स्क्वायर 45 कितना होता है, टेंजेंट 45 की वैल्यू याद कर ले, कितनी होती है 1 होती, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो 0 आंसर आ गया।
ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है ना 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0.2 कितना आएगा 0। तो ये आ जाएगा बेटा आंसर इसका 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये होता है 1 के इक्वल होता है। आपको पता है फॉर्मूला, देखो ऐसे बनते फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ऐसा है एक्चुअल में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा करते हैं, इन्होंने खुद बनाया है फॉर्मूला, तो एक्चुअल में ये वाला है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा पर चला गया 1 रह गया यहाँ पे, तो इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। तो साइन का फॉर्मूला भी ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें भी ऐसा करते हैं। और एक कॉट वाला फॉर्मूला भी एक ऐसे, 3 फॉर्मूले ऐसे आप इन तीनों को लर्न कर ले। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ टेंजेंट टू एनी सर्कल टचेज इट हाउ मेनी पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है। तो आपने देखा है कि टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करता है, तो ये भी बेटा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो जो ये टेंजेंट है ये बनाया मैंने ऐसे स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, एक पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा टेंजेंट की यहाँ भी टच करेगा, वो यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, टेंजेंट तो टच करता हो जाता है, मतलब तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा सर्कल को, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, टेंजेंट को, तो ये एक पॉइंट पे टच करेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विल बी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सी एस ए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का क्या होता है, तो ये होता है इसमें 2 पाई आर एच। तो मैंने बोल दिया आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, फॉर्मूले पूछ जाएंगे आपसे। ठीक है, और इसके भी तो पूछ ही जाएंगे 2 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 12 है आपका नई बुक में। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल वगैरह जिसमें आयतन वगैरह, तो वहां से 2-3 तो फॉर्मूले पूछ जाएंगे, तो फॉर्मूले तो आप लर्न कर ले। ठीक है, तो क्या होता है इसका 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इन एन एपी ए इज इक्वल टू 4 डी इज इक्वल टू -3। तो बेटा चैप्टर 5 है ना, तो आपका एपी वाला, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे और एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ए दिया है 4 डी दिया है -3, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी इसकी। देखो आप गेस करो इस क्वेश्चन में, ए है 4 डी है 10, तो देखो डी माइनस में, तो पहली टर्म इसकी 4 है, तो दूसरी क्या होगी बेटा, तो घट नहीं है, देखो डी माइनस में, तो दूसरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर और हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब माइनस हो रही है। तो देखो माइनस वाले इसमें एक ही ऑप्शन है 20 -23, तो यही आएगा इसमें आंसर। ठीक है, तो आप इतना सा गेस भी कर सकते हो अगर नहीं आता है आपको, पर आप सॉल्व 20 में कर सकते हो। तो 10th टर्म पूछिए तो आपने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है ए एन वाला। ठीक है, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ए एन वाला फॉर्मूला देखो ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो मर्जी टर्म पूछे आपसे, तो ए एन की जगह देखो ए एन निकाला ना, मतलब 10th टर्म, तो ए आपको दिया है 4, 10th टर्म निकालनी तो एन कितना हो जाएगा 10 -1 डी, डी कितना दिया है -3 दिया है इन्होंने, तो 4 10 -1 कितना हुआ 9 इंटू -3, तो 4 + 9 इंटू -3 कितना हुआ, ये होगा माइनस का 27। ठीक है, 9 3 जा 27, तो प्लस माइनस क्या होता है -27 -4 कितना हुआ -23, निकाल सकते हो आप ऐसे। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही पता लग रहा था कि इसका आंसर ये है -23 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 60 इज। कोसिकेंट 60 की वैल्यू बतानी है, तो मैं एक बात बोल दूं आपको कि आप वैल्यू भी सारी याद कर ले। एक तो आपसे वैल्यू पूछ जाएगी, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, और एक आपसे 2 आपसे ये पूछ जाएंगे फॉर्मूले इसके, सी एस से पूछेंगे या वॉल्यूम पूछेंगे। ठीक है, कुछ से पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले से ही आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 60, कोई ना कोई वैल्यू जरूर पूछ जाएगी। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की क्या होगी 2/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू तो बेटा कर ले आप याद, कैसे भी कर ले याद। ठीक है, समझ ले, याद कर ले, जो करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 है इन द गिवन फिगर EC इज इक्वल टू, EC बताना है हमारे को। इसमें देखो ये फिगर दीजिए 1.5, ये 3 है, ये 1 है, ये वाला निकालना है EC। ठीक है,
तो आपने जो बीपीटी थ्योरम पढ़ी है पहली थ्योरम में, जो उसमें क्या बोला है, देखो उसमें बोला जैसे ये ट्राइंगल है ना, अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो जो ये रेशो होते हैं इसके, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। जितना इसको और इसको डिवाइड करके आएगा उतना इसको और इसको डिवाइड करके आएगा, मतलब बराबरी आएगा आंसर, ठीक है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ए डी की जगह पे क्या आ जाएगा 1.5 और डी बी की जगह पे 3 और ए ई की जगह पे 1 डाल दो, ई सी आपको निकालना है। तो यहाँ से ई सी निकालना बहुत आसान है। देखो ई सी की वैल्यू निकालनी है तो ई सी को आप यहाँ पे ले जाइए, ठीक है। देखो ऐसा करना, ई सी आ गया यहाँ पे, 1 आ गया इसके नीचे। देखो ई सी आपने ऊपर लाना ना, ई सी की वैल्यू निकालनी तो ऊपर लाना पड़ेगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को यहाँ ले जाइए, जब ये यहाँ पे ऊपर था, ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1.5 और 3 था यहाँ पे नीचे, ये चला गया ऊपर। तो ई सी कितना आ गया 1 यहाँ आया, तो 1 की तो वैल्यू नहीं रही है, ठीक है। ई सी इज इक्वल टू, देखो अब 1.5 से आपने 3 काटना है, तो 1.5 का मतलब आपको पता होगा कि डेड होता है, डेड, ठीक है। तो 1.5 यानी डेड से अगर आपने 3 काटा है तो 2 नहीं आएगा। देखो 1.5 का डबल नहीं होता है 3, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप काट सकते हो उसको, 2 आएगा, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 110, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई इज। तो अगर सर्कल, देखो सर्कल में अगर 2 रेडियाई के बीच में जो एंगल है वो है 110, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई, वो निकालना है हमारे को। तो 10 चैप्टर से 2 एमसीक्यू बनेंगे, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ, एक पहले आ गया, अब आ रहा है। देखो तो इसमें देखिए ऐसे करना है आपने, जैसे ये है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि 2 रेडियस के बीच का जो एंगल है, ये होती 2 रेडियस, एक रेडियस ये होगी एक ये होगी, ऐसे ये बनना है 110। तो हमारे को जो देखो 2 टेंजेंट है, ये इनके बीच का एंगल ये निकालना है हमारे को, ठीक है। तो आपको पता ये है 110, ये कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, आपको पता है कि जो रेडियस जो टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ये थ्योरम में आपको 10.1 या 2 है। तो इसमें देखो 90 डिग्री 90 डिग्री। तो देखो ये जो आप यहाँ पे आकृति बनी है, कौन सी आकृति बनी है, 4 साइडों की, 1 2 3 4, इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360। तो देखो 110 और 90, 110 और 90 कितना हो गया, ये हो गया 200, और 200 और 90 कितना हो गया 290। तो इसके लिए कितना बचा, इसमें आपको ये नहीं बचा 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ये सी है 70 डिग्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने ये समझना है कि जो रेडियस का जो एंगल बनता है टेंजेंट के साथ, स्पर्शरेखा के साथ, यानी त्रिज्या का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। देखो 90 डिग्री का बना है यहाँ पे, ठीक है। इनको प्लस कर दिया और 360 से माइनस कर दिया, तो ऐसे निकालते चौथा एंगल, ठीक है। तो ये रहा है इसका 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड एल इज। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम 6, सब वॉल्यूम पूछा ना, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब होता है ना, मतलब साइडों का क्यूब। तो साइड यहाँ पे एल दी है, तो ए की जगह क्या लिख लो आप, एल लिख लो। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल क्यूब, ठीक है, एल की घात 3। नेक्स्ट है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसमें दिया है हमारे को, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हमारे को। इसमें सम पहले दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, ठीक है। सम दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है -1। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके हमारे को कैसे सॉल्व करना है। देखो इसमें आ जाएगा, इस तरह से आपने सॉल्व करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब बेटा रूट, ठीक है। जो वैल्यू निकाल दो आप x की,
तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये आपको जो सम दिया है ना इनका वो कितना दिया है, इस तरह से लिखना है आपने। देखो इस तरह से लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सम जो दिया है आपको वो कितना दिया है 1/4, तो सम लिख दिया और माइनस से बिगाड़ना है बाहर, ठीक है। ये 1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया मतलब इनको गुणा करके कितना आएगा -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो x² -1/4 -1, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 से 4 को डिवाइड किया 4 आया, 4 × x², 4x², 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 × 1 1, अब 1 से 4 को डिवाइड किया 4 × 4, 4 × 1 4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे x भी है तो x भी लिखना है, ठीक है। x भी यहाँ पे, तो ये x भी आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, और ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो ये 4 तो पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास 4x² -x -4, 4x² -x -4 ये बचा है आपके पास। अच्छा ये यहाँ पे -1 था ना, 4x² -4x -4 ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो HCF निकालना है 17 है 23 एंड 29। तो इनका HCF आपको पता है ये क्या है, दोनों तीनों प्राइम नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। तो 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी नहीं, अब आज जो गुणनखंड कहाँ निकलेंगे इसके, जो आता नहीं किसी टेबल में नहीं। 23 वैसा ही है, 29 वैसा ही है। तो इनका जब कुछ नहीं है, इनमें कॉमन आएगा नहीं कुछ नहीं, तो क्या होगा कॉमन, कुछ नहीं होता तो क्या होता है कॉमन 1, तो इसका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो रैशनल नंबर ऑफ 0.15 इज, ये पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आपने किया था 3/20। क्वेश्चन नंबर 19 है 10 × x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3 इज। इसमें इक्वेशन बताना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इसमें क्वेश्चन लिया है, इसमें ऐसा भी आ सकता है आपको कि इक्वेशन बताया, तो इसको आपने सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है 10 × x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3, तो इसको आप सॉल्व करें सिंपली, ठीक है। तो x + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, प्लस 2ab, 2 × x × 1 कितना आएगा 2x ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 × x कितना होता है 2x, 2 × -3 -6, तो ये कितना आ जाएगा 10x, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, अंदर ब्रैकेट लगाओ 10x² + 10 + 20x इज इक्वल टू 2x - 6। अब ये एक साइड कर दिए सारे, तो क्या आ जाएगा 10x², ये 20x लिख दिया, ठीक है, और ये 10 लिख दिया, और ये पर से जब 2x आया यहाँ को तो ये माइनस का हुआ, जो -6 आया तो ये प्लस का हुआ। तो क्या बचा आपके पास 10x²। अब 20x - 2x कितना हुआ, ये हो गया 18x, ठीक है। और ये 10 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बननी है इसमें। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, हमारे को ये बताना था इसमें कि कौन सी इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक बननी है, लीनियर बननी है। तो लीनियर तो बेटा तब बनती है जब एक ही आता, मतलब x की घात एक आती है। x की घात एक का मतलब होता है कि ये 10x ऐसे आता, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो हमारे तो x² आया, मतलब x की घात कितनी होगी 2, इसी लग रहा था पता यहाँ से। तो ये कौन सी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। लीनियर तब होती है जब एक आती पावर, यानी उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण हिंदी में, ठीक है। और एक होती है 3 वाली होती है क्यूबिक। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट एन इवन नंबर विल बी। तो एक तो आपसे MCQ आएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें डाइस वाला क्वेश्चन है। देखो डाइस को एक बार थ्रो किया गया, मतलब एक बार फेंका गया पासे को, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि पास से जब आप पासे को फेंकते हो डाइस को, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इवन नंबर है कौन सी, इवन नंबर मतलब सम संख्या है 2 4 6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने नंबर है 3, 1 2 3 है ना। देखो 3 नंबर है यहाँ पे इवन नंबर, तो टोटल कितने है 6। तो 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 if b² - 4ac greater than 0 then the roots of the equation are। अब वैसे ही क्वेश्चन है, देखो वो रिपीट ही हो गया पिछले ही, ठीक है। तो आपको पता है कि वो मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, उल्टा पूछा है, जैसे पहले था उसका उल्टा रिवर्स, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, यानी d अगर 0 से बड़ा है, तो क्या आते हैं, टू रियल एंड सॉरी ये रियल ये आएगा टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स तो होते ही है वो, और साथ में क्या होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग वैल्यू होती है इनकी। रियल रूट्स का मतलब है कि उसकी दो वैल्यू आएगी, मतलब वो रियल रूट्स है और वो डिफरेंट हो गया। ऐसा हो सकता है कि एक -2 हो, एक 1 हो, एक 2 हो, एक 3 हो, मतलब अलग अलग होगी। अगर तो डी ये अगर 0 से छोटा आता है तब आता है ये नो रियल रूट्स, ठीक है। उसके बाद सॉल्व नहीं करते हम। अगर डी 0 के बराबर आता है, यानी b² - 4ac 0 के बराबर आता है, तब आता है ये टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल रूट तो होते वो, मतलब सॉल्व तो करते हैं हम, वैल्यू तो निकलती है x की, पर दोनों बराबर ही होती है, 4 ही होगी या -6 ही होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 0 से बड़ा बोला था ना यहाँ पे। नेक्स्ट 22, इन एन एपी a = 10 एंड d = 10 देन फिफ्थ टर्म इज, ये सीधा पता लग रहा होगा आपको, पहली टर्म 10 है तो दूसरी क्या हुई, और d 10 है इसमें, ठीक है। दूसरी क्या हुई 20, तीसरी 30, चौथी तो 10 का गैप है, d 10 नहीं है इसमें, देखो तो पांचवी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले पेपर में पिछले मतलब पहले पेपर में जो इस पहले वाला सेट था उसमें सॉल्व किया था मैंने, तो आप उससे भी आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 50 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ cos 30 इज, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू, और sin 30 की भी याद करनी है आपने, cos 30 मतलब सारी वैल्यू याद करनी है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की होती है √3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है sin थीटा इंटू cosecant थीटा इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, देखो ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, तो ये थोड़ा चेंज किया गया, चेंज ऐसे किया, देखो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट साइन का उल्टा नहीं होता है, या साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 बचा आपको। आप साइन थीटा को भी कोसिकेंट थीटा में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा को 1/cosecant थीटा, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट कट जाएगा तभी 1 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें 1 दिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, अब जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, अब इसमें जो कॉमन पॉइंट होता है, देखो जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट बनाया मैंने, तो टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, मतलब जो इनका, अब हिंदी में क्या बोलूं, मतलब जहां पे मिलते ना ये पॉइंट, ठीक है, स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसको, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। जहां पे पॉइंट मिलते हैं, देखो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं ये सर्कल और टेंजेंट, तो इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप बेटा ये टेंजेंट वाला, ये जो स्पर्श रेखा वाला चैप्टर है 10th, तो यहाँ से 2 MCQ आएंगे, और छोटा सा चैप्टर है, और पूरा यहाँ से 7 नंबर का आएगा, तो इसको आप ढंग से समझ ले, कॉन्सेप्ट आसान है, मैंने बताया है कि कैसे करना है आपको सॉल्व, कैसे करना है, कैसे आपने तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। सीकेंट वगैरह भी आप सब कुछ समझ लीजिए, सीकेंट क्या होता है ये भी समझ ले। नेक्स्ट है 26 द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड पूछा जाए आपको तो सी ऐसे, तो कर्व्ड होता है, यहाँ पे लगाओ CURVED, यानी वक्र होता है लगाओ, ये टोटल ही पूछा है। सरफेस एरिया का मतलब है कि टोटल, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया, मेरे को पहले दिखा नहीं टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है, तो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr, अच्छा हेमिस्फीयर का पूछा है तो ये होता है 3πr², ठीक है। तो 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अब मैंने बोला आपको कि आप फॉर्मूले याद कर लोगे, याद कर लो, अगर नहीं करोगे बेटा तो ये आपका ही घाटा है, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा।
4-5 तो फॉर्मूला टोटल। क्वेश्चन नंबर 27 है nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय, देखो फॉर्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो आपको पता है, देखो एक्चुअल में जो ये है क्वेश्चन दिया हो 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसमें 9 निकालो कॉमन, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 9 है, 9 तो बाहर है। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपने मैंने बनाया था देखो फॉर्मूला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे बनाते हैं। तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 9 इंटू 1 9। इस तरह से आपने सॉल्व करना है, लेकिन कॉमन निकालना है पहले, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है, तो सिमिलर बेटा वही होगी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइडें क्या हो, बराबर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। देखो जो दो टेंजेंट बनते हैं, देखो आपको पता है कि एक सर्कल से आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप, देखो ये यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहरी बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से आप दो स्पर्श रेखा बना सकते हो, एक पॉइंट से आप दो स्पर्श रेखा बना सकते हो। मतलब आप चाहे यहाँ से बनाओ तो दो ही बनेगी, ये टेंजेंट सर्कल के लिए दो स्पर्श रेखा बन सकती है, और वो दोनों क्या होगी, बराबर। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, समझ ले इसको। इस तरह से क्वेश्चन पूछ जा सकते, कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी बाहरी बिंदु से, तो दो ही बन सकती है। ठीक है, और वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है स्पर्श रेखा, यानी दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर विल बी। तो इसमें वॉल्यूम बताना है हमारे को हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, निकालना है मतलब वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए हेमिस्फीयर का पता। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 2/3 22/7। ठीक है, और आर कितना दिया है आपके पास, आर है इसमें दिया और 3 है दिया, रेडियस 3 है दी त्रिज्या। ठीक है, तो 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 2 हो गया, ये हो गया 40, ये 44 हो गया। ठीक है, 44 गुणा 3 करना पड़ेगा आपको, तो 44 मल्टीप्लाई 3 होता है 132/7। तो 132/7, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम तो यही होता है 2.3। अच्छा पाई आर क्यूब था ना, तो एक 3 और आना थे हम। ठीक है, मैंने 2 ही लिए थे, तो 3 और कर ले मल्टीप्लाई, 132 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3, 396 आ जाएगा। ठीक है, 396/7, तो 396 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें 7 से निकालना है आपने, क्योंकि 7 में ही छोड़ा है इन्होंने, 7 ऐसे छोड़ा है, तो 396/7 आ जाएगा, तो ये वाला। नेक्स्ट है 32 इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 4 जीरोज आर। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है बेटा, ये भी एक जिसमें x² लग गया ना, तो ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, बाकी चाहे कैसा हो, फिर आगे x² लग गया अगर, तो इसमें हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत आसान है निकालनी। देखो ये किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, तो 4 को ऊपर ले जाए, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा, दूसरी साइड अंडरूट लग गया, तो 4 का अंडरूट क्या होता है, 2 आएगा। जो अंडरूट हम लेते, तो जब अंडरूट लेते तो कैसे आता है, वो हर बार वो प्लस और माइनस में आता है, पर वो अलग बात है, हम प्लस वाले लेते हैं हर बार। तो लेकिन यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो दो वैल्यू नहीं आती है एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आई ना, देखो दो, एक प्लस की एक माइनस की, तो +2 -2। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ +2 -2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33। अब देखो 2 सेट कंप्लीट हो गए,
अब 33 मतलब सेट 3 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है HCF ऑफ 12 एंड 15 इज 12 और 15 का HCF बताना है। तो आपको पता है 12 और 15, देखो HCF ऐसे निकाले नहीं आप 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, यानी अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो आप। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, और वैसे 15 का 3 इंटू 5, देखो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो HCF पे क्या देखते हो आप कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो और कॉमन में हम लोवेस्ट लेते, तो इन दोनों में यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे 1 बराबर ही है, तो लोवेस्ट वही हुई, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा HCF 3 आ जाएगा, ठीक है। तो HCF आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34 द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो 140 के आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, तो ये 140 लिख लिया ऐसे, ये 2 से कर लीजिए इसको या 5 से कर लीजिए, 2 5 जा 10, 4 बचा 40 बना, सॉरी 2 5 10, 2 7 जा 14, 0 की 0। अब आप 0 लास्ट में, तो आप 5 से भी कर सकते हो, आप पहले भी कर सकते थे 5 से, तो 5 1 जा 5, 2 बचा 20 बना, ठीक है, 5 4 जा, तो 2 से कर लो 14 है, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 बार आया 2 और 1 बार 5 1 बार 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 बार 2, 1 बार 5 1 बार 7। अब क्वेश्चन नंबर 37 है फिल इन द ब्लैंक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डैश अपॉन 2 है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऑप्शन दिया है आपको बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। आप यहाँ पे अंडरूट है ना दिया हुआ, ठीक है, अंडरूट यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या आता अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अंडरूट तो पहले ही दिया था क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac था दिया हुआ, तो ये यहाँ से आना था, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर ले, ये तो आपको लर्न होगा ही वैसे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 38 है फॉर फर्स्ट एन टर्म सम ऑफ एन टर्म एस एन इज, यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला है, देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस 1, तो आप फॉर्मूला तो याद कर ही ले। नेक्स्ट है 39 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये आपको दिया हुआ अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, वैल्यू तो आप सारी याद कर ही लिए। टेंजेंट 30 कितना होता है 1 अपॉन अंडरूट 3, 1 अपॉन अंडरूट 3 होता है टेंजेंट 30, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो मतलब 1 अपॉन अंडरूट 3 का स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडरूट 3, क्यों आएगा, देखो 2 से जब गुणा किया यानी मल्टीप्लाई किया 1 को, तो 2 आया, नीचे कितना है अंडरूट 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, इस 1 का स्क्वायर 1 नहीं हुआ, ठीक है, और अंडरूट 3 का स्क्वायर, जब अंडरूट का स्क्वायर लिया जाता है तो अंडरूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तो रहेगा वैसे ही ऊपर, और नीचे इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, कितना आएगा इसका एलसीएम 3 आएगा, तो एलसीएम आप ऐसे ले सकते हो 3 आ जाएगा, फिर आप इनको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडरूट 3 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ये आपके पास आंसर आ 3 अपॉन अंडरूट 3। तो देखो 3 अपॉन अंडरूट 3 किसी भी कोई भी वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे वैल्यू दी है, मतलब यहाँ पे एंगल दिए है, किसी भी एंगल मतलब cos 60 या sin 60 या tan 60, इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। ऐसे देखो रैशनलाइज करने के लिए अंडरूट 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना पड़ेगा, यहाँ पे भी, तो कितना आ जाएगा 3 अंडरूट 3 अपॉन अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 बेटा रैशनलाइज करना पड़ता है, परिमेय करना पड़ता है। देखो अब देखो 3 से 3 कैंसिल, अब कितना बचा अंडरूट 3,
तो अंडर 3 देखो आप किसकी वैल्यू होती है इनमें से, cos 60 की होती है, sin 60 की या टेंजेंट 60 की, तो ये होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है अंडर 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट है 41, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं। देखो जो होता है ये होता है सर्कल, देखो ये वृत्त है। अब जो बाहर से जाती लाइन ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे टच होती है, टेंजेंट लाइन बोलते हैं इसको, यानी स्पर्श रेखा। और दूसरी होती है सीकेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सीकेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वाले देख लें कि सीकेंट को क्या बोलते हैं, हिंदी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अब नेक्स्ट है 42, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विल बी। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 2πr/h, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, फॉर्मूला बहुत पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट है 43, इन एन एपी ए इज इक्वल टू -32 एंड डी इज इक्वल टू 7, देन 31st टर्म निकालिए। इसमें देखो ए दिया है -32, तो जो मर्जी टर्म निकाल लियो, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें जो भी टर्म निकालनी हो, मान लो आपने 10 टर्म निकालनी हो तो एन 10 हो जाएगा, आपको 31st निकालनी हो तो एन कितना हो जाएगा 31st, तो ऐसे निकलेगा। वही फॉर्मूला a + n-1d। ठीक है, तो a की जगह क्या पुट करूंगा मैं 32 + n-1, n कितना है जो 31st टर्म निकाल लो आप, तो 31 - 1, और d कितना है दिया हुआ यहाँ पे, d है 7। ठीक है, तो -32, 31 - 1 हुआ 30, 30 हो रहा है, देखो 30 × 7 210, तो माइनस प्लस माइनस 210 - 32 कितना हुआ, ये हो गया 178, किसका, प्लस का, बड़े के साथ है प्लस, तो 178 यहाँ पे ऑप्शन है देखो। ठीक है, तो इसकी 31वीं टर्म होनी वो होनी 178। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 60। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू बतानी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसिकेंट 60 क्या होगी 2/√3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ये हो गया 44। 45 है ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं या इक्वल होते हैं। देखो इक्वल तो हो नहीं सकते, बराबर ही थोड़ी होते सारे सर्कल, और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट भी एक हिसाब से बराबर ही होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट तो बराबर से बड़ा होता है। देखो जैसे अब कॉन्ग्रुएंट हुआ सर्कल, तो इसका मतलब है कि वो बराबर है, बराबर थोड़ी होंगे सारे सर्कल, एक सर्कल बड़ा हो सकता है। सिमिलर क्या होता है बेटा, तो देखने को सेम हो। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता इसमें, देखो ये छोटा है बड़ा है, पर है तो सिमिलर ना, गोल ही है। ठीक है, तो सिमिलर होते हैं सारे सर्कल, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारी रेक्टेंगल सिमिलर होती है, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 46, इन फिगर इफ TP and TQ आर the two tangent to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 and then PTQ is equal to, इसमें बेटा ये वाला एंगल निकालना है। देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को भी आ सकता है, तो 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा, ये 2 या 3 का। और MCQ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया ये वीडियो में, जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल दिया, ये फिगर भी दी है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगी। तो देखो 110 है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारे को निकालना है, कौन सा, PTQ। PTQ का मतलब है PTQ, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। ये 110 है, आपको पता होगा कि ये वाला एंगल कितना होता है, ये रेडियस यानी त्रिज्या है ना, जो ये टेंजेंट के साथ यानी स्पर्श रेखा के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 का। तो ये भी 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 का है, 4 साइड है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 साइड हो जिसमें उसका एंगल का सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो ये वाला 90, ये वाला यहाँ पे 90, ये 110 है, 90 90 180 180 और 110 कितना हुआ, 180 और 110 देख लो आप कितना हुआ, देखो 290 होगा ना, तो इसके लिए कितना बचा, 360 - 290 कर लो, तो 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 47,
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 4, 3 and 2 सेंटीमीटर विल बी। तो इसमें बेटा आपको क्यूबॉइड का यानी घनाभ का आपको इसमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन दी है 4, 3, 2, इसकी भुजाएं दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का यानी आयतन का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 12 गुना 2 24, ठीक है। तो ये 24 आ जाएगा, 24। नेक्स्ट है 48। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ जीरोस होता है। देखो यहाँ पे ये ना, जैसे सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जैसे यहाँ पे x है ना, x का कोएफिशिएंट क्या है b, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस b डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे a, ये फॉर्मूला भी एक हिसाब से, ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ मान लो 3 होता तो मैं 3 लिखता यहाँ पे, अगर 4 होता यहाँ पे a की जगह तो मैं 4 लिखता। तो यानी क्या होता है ये x का गुणांक, मतलब x से जो गुणा हो रहा है b हो रहा है ऐसे गुणा, डिवाइड बाय x² का गुणांक यानी a, और साथ में माइनस भी लगता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -b अपॉन a। तो -b अपॉन a यहाँ पे इनकी जगह b और a की जगह पे यहाँ पे नंबर भी हो सकते, तो आपने ध्यान देना। तो आप दोनों कर ले याद, एक ये वाला भी सम वाला भी, एक प्रोडक्ट वाला भी होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्य का गुणांक, वो भी आप याद कर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है 49। HCF ऑफ 6 and 20 इज। 6 और 20 का मेरे को HCF बताना है। HCF निकालना मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें करता हूँ, दूसरे पेज भी करता हूँ। 6 और 20 का या आपसे HCF पूछेगा, मतलब तीसरा चौथा पार्ट स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही आएगा HCF का ही। देखो HCF 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्या होता है 2 × 3, और 20 की क्या होती है 2 × 5। ऐसा नहीं करना है कि 4 × 5 कर दो, क्योंकि प्राइम नंबर आनी चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए इसमें। अभाज्य संख्या है 2 यानी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF हम कॉमन लेते हैं, तो इसको तो एक तो ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर कितनी है 2 है, 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दिया मैंने, और ये तो चलो पहली एक है। तो HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ये ले लिया कॉमन, ठीक है। तो कॉमन में भी कौन से वाला लेते हैं, छोटे वाला लेते हैं, ये छोटे वाला यहाँ पे। तो HCF कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे HCF जो है वो आ जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 है क्वेश्चन नंबर 50। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। तो 120 के प्राइम फैक्टर लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 2 6 12, 0 की 0, ये 2 से जाएगा 30, ये 2 से जाएगा जब 0 लास्ट, 5 से भी कर सकते हो आप, 15 आएगा, ठीक है। अब 15 लास्ट में, तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो क्या आ गए इसके 3 बार 2 आ गया, एक बार 5 एक बार 3 है। तो यहाँ पे देखो 3 बार 2, यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, 3 × 5, तो ऑप्शन नंबर ए। 51 है फिल इन द ब्लैंक x इज इक्वल टू -b ± डैश अपॉन 2, ये फॉर्मूला है वही, ठीक है। तो b² - 4ac, और साथ में अंडरूट भी लगता है यहाँ पे, b² - 4ac आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 52। अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर विल बी। डाइस को यानी पासे को एक बार फेंका जाता है, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से एक MCQ आएगा, तो इसी तरह का MCQ आएगा, या इवन नंबर पूछ लेंगे या प्राइम नंबर पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनके बारे में जान लें। तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें से ऑड नंबर कितने, यानी विषम संख्या कितनी है, 1 3 5, 3 ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6, 3 ही नंबर है। देखो 1 2 3, यही विषम संख्या, यही तो होती 1 3 5, तो 1/2 आप इसको काट सकते हो, तो यहाँ पे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इवन भी पूछा था तब भी 1/2 ही आना था। 53 है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, d क्या होता है, देखो d वाला d कैसे निकालते हैं आप, क्या होता है b² - 4ac, 4ac यहाँ पे -4ac पहले दिया, तो यहाँ पे क्या ना b², तो b² यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 54। 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज। तो
कईयों में 31वीं पूछी होती है, कईयों में 10वीं पूछी होती है, तो यहाँ पे 30वीं पूछी है। देखो वैसे तो निकाल सकते हैं हम इसमें, पर इसमें देखो दो माइनस वाले, इनमें से ये होगा कोई आंसर, क्योंकि इसमें जो एपी है ना वो घट रही है। तो सबसे पहले देखो मैं लिख लेता हूँ एपी 10 है, 7 है, 4 है। तो इसमें देखो आप ए है 10, ठीक है, ए है 10 और डी कितना है, डी निकालना पड़ता है बेटा। फर्स्ट टर्म में 10, डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी जो सार्वंतर होता है इनके बीच, इससे इसको माइनस करके या इससे इसको माइनस करके। तो 7 माइनस 10 करोगे आप तो कितना आएगा, -3 नहीं आएगा। आपने ध्यान रखना कि ऐसा नहीं सोचना है कि 3 का गैप तो 3 लिख दो डी, 3 का गैप तो है पर वो माइनस में पीछे हट रही है वो एपी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 30वीं टर्म A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, मतलब 10 प्लस n कितना है, अच्छा n तो ये 30 होगा ना, ठीक है, n माइनस 1D, डी कितना है -3। तो 10 जमा 30 माइनस 1 कितना होता है 29 गुणा -3, तो 10 जमा 29 गुणा 3 कितना होता है 30 गुणा 3 होता है 90 और 29 गुणा 3 कितना हो गया 87। किसका आएगा माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस तो 87 माइनस 10 कितना होगा 77, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 77 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। 55 है द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज, साइन 45 की वैल्यू 1/√3, सॉरी √2, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट 56 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में 1, 3 ही तो फॉर्मूला बताया, ऐसे कि एक साइन कॉस वाला है, एक क्वार्टर कोसेकेंट वाला है, उनको याद कर ले। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ से निकाल लेते हैं फॉर्मूला, 1 यहीं पे रहेगा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये चला जाता है परे। इसकी जगह पे क्या आ सकता है 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल टचेज इट एट डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल में, मैंने देखो कई बार बता दिया, ये टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट बनाया आपने, ये एक ही पॉइंट पे टच होता है। सीकेंट होता है वो 2 पॉइंट पे टच, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा जो है वो एक ही पॉइंट पे टच होती है। इट एट 1 पॉइंट आएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 58 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, यानी कोन का हमारे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CS से क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है πr/l, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, इसमें से बताना हमारे को इनमें एपी कौन सी है। आपको एपी में बस इतना होता है कि इसमें जो गैप है ना वो बराबर होना चाहिए, जैसे 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 8, 10 बराबर का गैप चला हुआ। इसमें देखो इसमें भी बराबर का गैप चला हुआ, भले घट रही है इसमें, देखो 4 4 घट रहे हैं, इसमें 0 था फिर -4 -8 -12 घट रहे, ये भी एपी है। 3 1 -1 -3 ये भी एपी है, इसमें 2 2 घट रहे हैं, देखो 3 से पहले 2 आया, 2 घटा तो 1 आया, 1 से 2 घटाओगे आप तो -1 आएगा, फिर -1 से 2 घटाओगे तो -3 आएगा। ये एपी नहीं, देखो इसमें पहले 2 का गैप है फिर 6 का गैप है, तो इन्होंने यही तो पूछा था कि इसमें एपी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 1। बेटा 2 MCQ बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आपको बार बार, अगर फॉर्मूले याद नहीं किए तो अभी भी फॉर्मूले याद कर लो टाइम से। 61 है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर, देखो पहले था सर्कल, अब ट्राइंगल भी, ट्राइंगल क्या होती है मतलब कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है, सारी ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। कई बेटा ऐसी देखने को सेम थोड़ी होगी, जैसे कई ट्राइंगल होगी ऐसी तो कई ऐसी होगी, एरिया भले इनका बराबर हो लेकिन देखने को सिमिलर थोड़ी होगी, सेम थोड़ी देखने को, ठीक है। तो कौन सी ट्राइंगल सेम होगी देखने को, मतलब सिमिलर कौन सी होगी, वो होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो बराबर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज जो होती है वो सिमिलर होती है, यानी समरूप होती है, सिमिलर का मतलब है समरूप। नेक्स्ट है 62 इफ टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 then angle POA is equal to, देखो इसमें बोला है कि टेंजेंट, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बताया था वो जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, इन क्वेश्चन में से MCQ बनते 5 क्वेश्चन है सेम टाइप के, ठीक है, एक 10.1 में एक 10.2 में। MCQ तो बनेंगे लेकिन सॉल्व करने को भी साथ में बनेंगे, सॉल्व करने वाले भी आएंगे। तो देखो
इनको आपने ढंग से सीखना, सॉल्व करने यहाँ से भी आप सीख सकते हो। देखो दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, तो पी ए और पी बी है तो बेटा पी यहाँ पे होगा, बाहर होगा पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से बढ़ना है दो टेंजेंट, ठीक है। विद सेंटर ओ, तो सेंटर का नाम क्या है ओ, जो केंद्र इनका वो है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80। जो एंगल बनना है, जो ये टेंजेंट जो है, जो इनमें एंगल है वो बनना है 80 डिग्री का, जहां पे इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब जो टेंजेंट के बीच जो एंगल बनना है वो है यहाँ पे 80 डिग्री का, ठीक है। 80 का कोण हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ठीक है। तो पी ओ ए एंगल कैसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे इस तरह से पी ओ ए का मतलब आपको ये बीच वाली लाइन निकालनी पड़ेगी ऐसे। आप क्वेश्चन भी आपकी बुक में 10.1 या 2 में होना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे तो आपको पता है कि रेडियस का एंगल टेंजेंट के साथ कितना बनता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये 80 दिया है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया 180, ठीक है। 180 प्लस 80 कितना हो गया, देखो ये हो गया ना 90, ये हो गया 90, 180, 180 प्लस 80 हो गया 260 हो गया, 260 हो गया ना 200, और ये पूरा कितना होता है, पूरा चारों का एंगल कितना होता है, चारों एंगल का समय यहाँ पे 360, तो 360 माइनस 260 कितना हुआ 100 हुआ ना, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया यहाँ पे 100, तो पूरा एंगल तो आया, लेकिन आपको क्या चाहिए ऊपर वाला पार्ट, इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट, तो पी ओ ए, तो ये बेटा ट्राइंगल ना ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, तो ये 100 आया ना, देखो इन दोनों का, ये दोनों आए 100, तो आधे आधे होंगे, तो यानी 50-50, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर है 50, ठीक है। इस तरह से करना है, जब आप सॉल्व करोगे इसके, तो इसमें आपने ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करनी पड़ती है, सर्वांग सम प्रूव करनी पड़ती है, ये ट्राइंगल, तब ले सकते हो आप इसको हाफ हाफ, पर एमसीक्यू में आया तो करने की जरूरत क्या है जब आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका 50 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 63, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, तो सिलेंडर यानी बेलन का हमारे वॉल्यूम बताना है, कई बार वॉल्यूम पूछते हैं, कई बार एरिया पूछते हैं, यानी क्षेत्रफल पूछते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्या होता है इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर ए। 64 है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 सम ऑफ जीरोज, तो वही देखो सम ऑफ जीरोज, अब इन्होंने नंबर दिए है यहाँ पे, ठीक है। पिछले सेट में था वो क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या दिए थे, ए और बी दिया था यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स यानी कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एस होता है वो फॉर्मूला, ऐसा देखो माइनस बी अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे, ये बी की जगह पे क्या दिया इन्होंने -7, तो एक तो वही फॉर्मूले का माइनस है, और एक देखो एक है ना ये फॉर्मूले का माइनस, एक खुद दे यहाँ पे -7 के साथ, तो ऐसा आ जाएगा -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पिछले क्वेश्चन था यहाँ ए था, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 7/6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अब लास्ट सेट हमारा बचता है 65 से 80 तक, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको यही आएगा एलसीएम एचसीएफ का, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, तो बेटा ये एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आप ऐसे निकालते हो ना एलसीएम, ऐसे निकाल दो, एमसीक्यू में तो पूछा है, ठीक है। तब वो क्यों देख लेना, वो 10th वाला मेथड जो है वो पावर वाला की पावर है, देखो इनकी, ठीक है। तो 1 3 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 का 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 66 से द प्राइम फैक्टर ऑफ 140, तो 140 का ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हमने निकाले थे शायद, इसके निकाले थे वो, चलो अच्छा वो 120 था, अब 140 के निकाल लेते हैं, 140 के क्या होंगे, देखो चलो वो जीरो ना लास्ट में, तो आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 5 से करते हैं तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, 5 2 जा 10, 4 बचता है तो 40 बना, 5 8 जा 40, ठीक है। तो अब कितना जाएगा, 2 से जाएगा, अब तो 14 आ जाएगा, 2 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 ही जाएगा, तो क्या 2 बार आया, यानी 2 की घात 2 और 1 7 1 5 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला 2 की घात 2 1 5 1 7 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 67, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 5 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है
इसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालना है हमारे को, डी होता है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें डी निकालना है ओनली। तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है आपके पास, -6। तो माइनस, देखो ये होता है ना बी, एक्स के साथ होता, तो -6 का स्क्वायर -4ac, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। तो -6 का स्क्वायर ये 36 आ जाएगा, 4 गुना 2 8, 8 पंजा 40। तो 40 माइनस 36 कितना आ गया, -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हुआ ना, ये माइनस का स्क्वायर होता है ना तो वो माइनस हट जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया -4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है -4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 67 भी हो गया। अब बात है 68 पे। तो 68 है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसमें सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट पूछा गया है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है जैसे हेड, जैसे आप कॉइन को सिक्का उछालते हो तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल। तो हेड और टेल क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, उनको बोलते हैं मौलिक घटनाएं जो हो सकती है। जैसे 5 है तो उसमें 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है यानी मौलिक घटनाएं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी होती है, उनका सम, उनका जोड़ हमेशा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ना ही 0 हो सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इफ। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं इक्वेशन में, ये आपको पता है, d जब क्या हो, यानी d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी। डी ऐसे निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो तो क्या होते हैं, इसके इक्वल रूट्स होते हैं। जब 0 से बड़ा होता है यानी d अगर 0 से बड़ा है, 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, तब जो रूट होते हैं यानी जो शून्य के होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं, मतलब दोनों आएगी वो अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। जब डी 0 छोटा आता है तब उसके बाद तो सॉल्व करना ही छोड़ देते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, AP2468 डैश हैज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर देख लीजिए आप, किसी भी टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस कर ले, तो 4 में से 2 कर ले, या 6 में से 4 कर ले, 6 में से 4 कर ले, तो 2 ही नहीं आएगा, तो 2 का ही गैप नहीं इनके बीच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसमें बेटा एपी बढ़ रही है, अगर घट रही होती है, देखो बढ़ रही है 2 4 6 8, तो प्लस में होता है डी, यानी 2 + 2 आएगा, ये 2 आएगा। अगर घट रही होती तो माइनस में लिखता मैं, -2 आता, ठीक है। 71 है, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 60। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। तो कोसिकेंट की क्या होगी, 2/√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये पहले फॉर्मूला है 1 के इक्वल। इसको घुमा भी सकता है ये कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख ले, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आ सकता है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो सकता है ना कि 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा ले गए तो ये रह जाएगा साइन यहाँ पे, या साइन को ले गए तो ये कॉस रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से भी फॉर्मूले होते हैं। तो ये 1 के इक्वल होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। 73 है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा मिलती है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक ही पॉइंट पे मिलती है सर्कल में, वृत्त में, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये पहले भी आया शायद क्वेश्चन, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²। तो बेटा देखो क्वेश्चन चाहे रिपीट हो रहा है तो आपने ध्यान देना है, इसलिए बताया जा रहा है आपको, इससे ये पता चलना चाहिए आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका, यानी सिलेंडर का आयतन पूछा था, बेलन का आयतन पूछा था, वॉल्यूम, तो πr² जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। तो इसमें एपी कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। अब देखो 2 4 6 8, इसमें जो एपी जो है, ये देखो ऑप्शन नंबर डी, ये एपी नहीं है, ठीक है। बाकी में इसमें बराबर का गैप चला हुआ इसमें, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया तो मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। तो 76 है, 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपने 9 क्या कॉमन निकालना है, अंदर कितना बचेगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 9, इसकी जगह आप कितना जाएगा 1, तो 9 × 1 9। तो ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं,
सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 78 a tangent PQ at a point P of circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12, length PQ। देखो, तो मैंने 5 क्वेश्चन बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का है, उनमें से MCQ में भी आएगा एक, देखो जैसे ये आया, और एक सॉल्व करने को भी आएगा। एक तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये वाला था जो, ठीक है, ये सॉल्व करने को भी आ सकता है MCQ में भी, और एक यहाँ पे ये भी सॉल्व करने को भी आ सकता है, 2 या 3 का आएगा तब, और MCQ में भी आ सकता है। तो 5 क्वेश्चन है सेम टाइप के, कईयों में रेडियस निकालनी होती है यानी त्रिज्या निकालनी होती है, कईयों में कर्ण यानी हाइपोटेनस, कईयों में टेंजेंट निकालना होता है, कुछ भी ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो एक बार इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल, देखो पहले तो सर्कल बना लिया, टेंजेंट का नाम क्या है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल पे जो पॉइंट है वो क्या है P, और टेंजेंट का नाम क्या है यानी स्पर्शिका का नाम क्या है PQ, तो ये Q यहाँ पे होगा ना बार। ठीक है, और आगे क्या बोला है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी, ये है 5 सेंटीमीटर, मीट से लाइन थ्रू सेंटर O, सेंटर का नाम O है, एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12, तो OQ कितना दिया है यहाँ पे, ये 12 दिया है। लेंथ PQ, तो आपको लेंथ निकालनी है, PQ निकालनी है आपको। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, हो सकती है आपको, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है, मैक्सिमम इसको गलत करेंगे। देखो उन्होंने ऑप्शन भी इसी हिसाब से दी। एक बात ध्यान रखना, जो ट्राइंगल बनती है जहाँ पे, वहाँ पे हमारे को ये पता करना जरूरी होता है कि इसमें कर्ण कौन सा है, तब लगती है ना वो पाइथागोरस थ्योरम। देखो h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, पता नहीं आपको, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो इसमें बेटा जो ये कर्ण ना, ये पता करना जरूरी है कि है क्या, यानी हाइपोटेनस है क्या। ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये हाइपोटेनस QP, ये लग रही है हाइपोटेनस, ये ज्यादा बड़ी लग रही है साइड, सबसे बड़ी होती है ना, लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं है। क्यों नहीं हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ये OQ। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पे बनता है 90 डिग्री एंगल। आपको पता है कि 10.1 थ्योरम में बोले, जो रेडियस है, जो त्रिज्या होती है, वो टेंजेंट के साथ यानी स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का कोण बनाया इसने ऐसे, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाया, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। तो हमेशा ये वाली टेंजेंट जो है वो नहीं होगी हाइपोटेनस, कौन सी होगी, यानी कर्ण ये वाली साइड होगी। तो OQ ये ध्यान रखता है इसमें, आप ये लोगे, ये आप इसको ले लोगे और आंसर निकालोगे, 13 आ जाएगा फिर आंसर, ये आंसर नहीं होगा। तो आपने देखो H की जगह आप क्या पुट करना है, 12 पुट करना है। ठीक है, ये 12 ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है। ये एक बेस और परपेंडिकुलर, एक को आप ये मान लो बेस मान लो, इसको 5, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसको मानो आप, पर ये कर्ण यही है चीज में, बड़े वाली साइड, ये सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, तो और ये निकालना है आपको P। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणा 12 144 हो गया है। ठीक है, तो ये होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये P स्क्वायर है यहाँ पे, तो 144 माइनस 25 इधर आएगा ना। ठीक है, तो ये है P स्क्वायर, 144 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है 19 ही होता है ना। ठीक है, तो ये P स्क्वायर, आपको P की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अंडरूट, अच्छा ये 144 माइनस 25 ना, ये 119 आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हटा, तो यहाँ पे क्या लग गया अंडरूट, तो ये 119, तो ये देखो आ गया 119 यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑप्शन। देखो इन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है 13, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कर्ण, तो यहाँ पे इस H को लग जाएगा निकालने, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 जमा 5 169 का अंडरूट होता है 13, तो ये कर देंगे बच्चे मैक्सिमम। लेकिन आंसर इसका ये होगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि कर्ण पहचानना इसमें बहुत जरूरी है कि कौन सा है। हमेशा ध्यान रखा कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, टेंजेंट ने जो स्पर्श रेखा है ये नहीं होती कर्ण, समझ गए आप बात। ठीक है, तो नेक्स्ट है 79, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है स्फीयर का जो वॉल्यूम यानी गोले का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुणा 22/7
गुणा आर, यानी रेडियस कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दी है, 2 दी है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 इससे कटेगा तो नहीं, देखो कटे तो कुछ ना इसमें, तो क्या करें, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करें, देखो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि 7 और 3 कितना होता है, 7 गुणा 3 21, 21 एक ही, देखो काटा नहीं है तो इन्होंने 21 जो है वो एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। पर बाकी भी देख लेते हैं चाहे मल्टीप्लाई करके। 22 गुणा 4 88, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो 88 गुणा 8, 88 गुणा 8 कर लेते हैं, 8 गुणा 8 64 का 4 6 70, ठीक है, तो 704 बटे ये 704 आ जाएगा यहाँ पे 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तब फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेना, कितनी बार बोल दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5 आर। जीरोज कैसी आएगी इसकी, देखो एक्स जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू शून्य, ठीक है, ये कि जीरो के होता है तो 5 जाएगा परे, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा, दूसरी साइड अंडूट लगा, तो अंडूट जब लगे तो जब बेटा अंडूट आ जाना तो दोनों आते साइन, प्लस में भी और माइनस में, तो एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये आ जाए, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बेटा आपको कुछ समझना है, कुछ समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ फिर से, ठीक है, या आप मेरे से बात भी कर सकते हो, कुछ डाउट है आपको या कुछ पूछना है, ठीक है, थैंक यू।